लिटरेचर इंग्लिश है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं हम पार्ट सेकंड हमारा, क्योंकि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिन्हें हम वन लाइनर क्वेश्चन भी कहते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बनाए हैं, और आप यूनिट थर्ड आपको वीडियो मिल जाएगा। आज इसका पार्ट सेकंड अपलोड करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, बाकी सभी सेमेस्टर की इंग्लिश अपलोडेड है, वहाँ आप विजिट कीजिए चैनल पर, और जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और उसे ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जरूर भेजिएगा। तो आइए 18 क्वेश्चन नंबर हमारा है, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज रेजोल्यूशन इन प्लॉट। प्लॉट में रेजोल्यूशन का क्या रोल होता है, इन रेजोल्यूशन होता क्या है। तो बी नोन एज, जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि एज द डेनोमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन लाइक ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ रिसॉल्व रिमेनिंग इशूज एंड इन द स्टोरी। जो हम कोई भी कहानी का जब हम एंडिंग पोजीशन आती है, यानी कि एट लास्ट स्टेज आता है, तो पर हम कंक्लूजन करते हैं, और जो कंक्लूडिंग होता है कि वहाँ पर हम उसको अपना जो भी हमें बोलना है वो सारा सब कुछ वहीं जाके हम कंक्लूड उसको समाप्त करने की समाप्ति को पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिसोल्यूशन इन ए प्लॉट। ठीक है, और बाकी आप हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कीजिएगा। इंस्टाग्राम आई डी हमारी है हेमेंद्र यादव 7071, उस पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कीजिएगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से हम देते रहते हैं। लिंक आप जो मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, तो टेलीग्राम चैनल को मैं आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप हमारे बने हुए हैं उनमें आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा, और वहाँ से आपके लिए भी जो PDF वगैरह है, जो इम्पोर्ट क्वेश्चन वगैरह वहाँ से मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, व्हाट इज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या कहलाती है, क्या होता है। एक्सपोजिशन इज ए बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इन विच राइटर इस्टेब्लिश और इंट्रोड्यूस pertinent information such as setting, कैरेक्टर्स, ड्रामेटिक सिचुएशन etc। मतलब जो एक्सपोजिशन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से कहानी का हमारा जो वेस होता है यानी बिगिनिंग स्टार्टिंग पोजीशन से हम लेते हैं। इन विच द राइटर इस्टेब्लिश और द इंट्रोड्यूस, यानी इस्टेब्लिश करता है, उस कहानी को स्थापित करता है, उससे इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारा परिचय कराता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होती है से सेटिंग करते हैं, हम सेटिंग बिठाते हैं किस चीज़ को हमें कहाँ पे सेट करना है। करेक्टर्स, ड्रामेटिक सिचुएशन etc, और उसमें करेक्टर्स भी होते हैं जो कि ड्रामेटिक, जैसे आप हम जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें ड्रामा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रामेटिक करेक्टर्स की ही बात होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 20, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्सपोजिशन। जो एक्सपोजिशन होता है उसका पर्पज़ क्या है, यानी कि एम क्या रहता है इसका। ठीक है, AIM एम क्या होता है, तो देखिए आगे इसका आंसर। इसके आंसर में हमने दिया हुआ है कि द पर्पज़ ऑफ एक्सपोजिशन इज टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट 1 or more कैरेक्टर्स, द स्टोरी, सेटिंग, प्लॉट, इवेंट और अदर नैरेटिव एलिमेंट्स। जो पर्पज़ होता है एक्सपोजिशन का डेवलप करने का, तो इट इज़ टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब इससे हम जो एक्सपोजिशन के द्वारा हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उसके बारे में जानकारी होती है। अबाउट 1 hour मोर कैरेक्टर्स, यानी 1 घंटे में कई कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स को कहते हैं पात्र। ठीक है, एंड द स्टोरी, सेटिंग, प्लॉट, इवेंट और अदर नैरेटिव एलिमेंट्स, और साथ ही कुछ अन्य भी एलिमेंट नैरेटिव जो होते हैं वो भी इसमें कंक्लूड हो जाते हैं, व्याख्यात्मक यानी विस्तारवादी तरीके से हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट आर द मेथड ऑफ कन्वेइंग एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मेथड क्या होता है, उसको समझने का तरीका क्या होता है, कैसे हम उसको कन्वे करते हैं, शेयर करते हैं। तो नरेशन, डायलॉग एंड इंटरनल मोनोलॉग आर द मेथड ऑफ कन्वेइंग एक्सपोजिशन। तो जो कन्वेइंग एक्सपोजिशन होता है उसमें हम नरेशन डायलॉग, यानी कि जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, आप कोई मूवी देखते होगे, कोई सीरियल देखते होगे, तो उसमें 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत चलती है, तो नरेशन डायलॉग कहलाते हैं। बड़े मतलब काफ़ी समय तक उनमें बातचीत चलती रहती है। तो इंटरनल मोनोलॉग एंड मेथड ऑफ द कन्वेइंग एक्सपोजिशन, यही इंटरनल मोनोलॉग ही उसका जो है कन्वेइंग का मेथड होता है। बाकी जो इंग्लिश अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, इंग्लिश आपके पास है, तो अभी तक मैंने 4 सेमेस्टर पढ़ाए हैं, चारों सेमेस्टर की इंग्लिश अपलोडेड है, विद क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर के साथ में अपलोडेड है प्लेलिस्ट है। तो जो भी आपका सेमेस्टर हो तो प्लेलिस्ट पे आप अपडेट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जुड़िएगा और खुद भी जुड़िएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि निरंतर अपडेट आपको मिल सके। सेमेस्टर 5 के लिए थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूँ। सेमेस्टर 5 का कुछ स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से आपके थोड़े वीडियो रुके हुए हैं। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा, कहीं से भी होगा, मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए, तो तुरंत आपके लिए फिर फटाफट अपडेट होते रहेंगे सारे वीडियो। और इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम आपका जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो मतलब वरीयता देंगे, बाकी इन सब्जेक्ट आपको वीडियो के मिलते रहेंगे, उन पर जुड़े रहिएगा। तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्सपोजिशन, यानी एक्सपोजिशन का ओरिजिन कहाँ हुआ था, इसका मतलब ये कहाँ से वर्ड हमें मतलब ओरिजिन हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वर्ड एक्सपोजिशन स्टेम्स फॉर लैटिन फ्रॉम द लैटिन वर्ब एक्सपोडर। ठीक है, एक्सपोनर मीनिंग टू एक्सपोज और एक्सप्लेन, मतलब एक्सपोजिशन, एक्सप्लेन, एक्सपोरेन एंड एक्सपोज।
तो ये मीनिंग लैटिन भाषा के हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं। तो एक प्रकार से एक्सपोजिशन का मीनिंग होता है एक्सप्लेन, मतलब उसको नैरेटिव सिस्टम ने नहीं डिस्क्राइब, एक्सप्रेस करना, व्याख्या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, इसमें देखते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। जो हाईएस्ट पॉइंट स्टोरी का होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, क्या पॉइंट होता है जो सबसे उच्च होता है स्टोरी में। तो क्लाइमैक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स जो सीन होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है, जहाँ पर जो है यानी कि वन आर मोर पर्सन टू डायलॉग कन्वर्सेशन एंड आर्गूमेंट। आपस में तर्क होता है, वितर्क होता है, बहस होती है, तो क्लाइमैक्स सीन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोर्ट के सीन होता है, क्लाइमैक्स सीन होता है, फाइटिंग सीन होता है, इस तरीके से आप मूवी देखते हो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर इज द क्लाइमैक्स प्लेस्ड इन 5 एक्ट प्ले। वेयर इज द क्लाइमैक्स प्लेस्ड, जो क्लाइमैक्स का प्लेस स्थान होता है वो 5 एक्ट प्ले में किस तरीके से होता है, कहाँ होता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो इसके आंसर में दिया हुआ है इन 5 एक्ट प्ले द क्लाइमैक्स सीन इज क्लोज द कंक्लूजन ऑफ एक्ट 3। जो 5 एक्ट प्ले होते हैं, जैसे आपका बात करें तो जैसे आपका 12th नाइट है, और आपका मैकबेथ है, और आपका शेक्सपियर का ओथेलो है, ये सभी जो है 5 एक्ट प्ले हैं। 5 एक्ट प्ले यानी 5 एक्ट ड्रामा है। तो इनमें क्या है कि जो क्लाइमैक्स सीन होता है वो एक्ट 3 में होता है, ठीक है। 3rd एक्ट में क्लाइमैक्स सीन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन 5 एक्ट प्ले एक्ट नंबर 3 इज कनेक्टेड टू क्लाइमैक्स सीन या क्लाइमैक्स। वाई इज डेनोमेंट इंपॉर्टेंट इन द ड्रामा। ड्रामा में डेनोमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या महत्व है। तो डेनोमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रामा एज इट्स रिजॉल्व टू इशूज इन द एंड। मतलब जो डेनोमेंट होता है उसका महत्व ये है कि वो जो भी स्टोरी होती है, जो ड्रामा होता है, उसके अंतर्गत इनके इशूज इन द एंड, जो अंत में जो इशूज होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उनके लिए रिजॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास इंग्लिश है, चाहे आपका बीएड हो, बीटीसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो उन सब के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग इंग्लिश आपके साथ में है तो। अन्य सब्जेक्ट भी आपके नगर जो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेनोमेंट। ये डेनोमेंट जो वर्ड है वो किसका ओरिजिन है, कहाँ से इसका जन्म हुआ था, कहाँ से ये आया है। तो द डेनोमेंट वर्ड्स कम्स फ्रॉम द फ्रेंच डेन्यू। यानी कि जो डेनोमेंट वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज का डेन्यू वर्ड है, ठीक है। डेन्यू विच मीन्स टू अनटाई, ठीक है। अनटाई, टाई मीन्स बांधना, अनटाई मीन्स खोलना, ठीक है, ओपन करना, ठीक है। यहाँ जा समझ होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, व्हाट हैपन्स इफ द डेनोमेंट इज नॉट रिटन प्रॉपरली। क्या होगा, कैसे, क्या घटना होगी यदि डेनोमेंट इज नॉट प्रॉपरली रिटन प्रॉपरली, उसको हम नियमित रूप से ना लिखें तो क्या इसका मतलब हैपन्स होगा, क्या घटना हो सकती है। तो द होल स्टोरी कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ डेनोमेंट रिटन प्रॉपरली। यदि हम डेनोमेंट प्रॉपरली तरीके से नहीं नोट करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसकी जो स्टोरी है वो होल स्टोरी कैन बी डिस्ट्रॉय, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी पूरी कहानी का फिनिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश आपकी सभी सेमेस्टर की 4th सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर लेके 4th सेमेस्टर तक की अवेलेबल है, और उसमें आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व कराया है हमने। प्लेलिस्ट पे आप जाकर विजिट कर लें एक बार। क्वेश्चन आपका अगला है, वेयर वाज द थ्योरेटिकल डिवाइस चॉरस यूज्ड फर्स्ट टाइम। यानी फर्स्ट टाइम जो थ्योरेटिकल ड्रामा डिवाइस है, प्ले से रिलेटेड है, तो उसमें चॉरस का यूज़ फर्स्ट टाइम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो यहाँ से हम स्थान की बात करेंगे, देश या कंट्री के बारे में। तो द थ्योरेटिकल डिवाइस चॉरस वाज ग्रीक फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी फर्स्ट टाइम चॉरस का यूज ग्रीक, आप जिसको ग्रीक या फिर ग्रीस भाषा, ग्रीक देश कहते हैं, वहाँ इसका यूज हुआ था, किसका, थ्योरेटिकल डिवाइस का। व्हाट डज द चॉरस लीडर कॉल्ड। चॉरस लीडर को हम क्या कह के पुकारते हैं, क्या कहते हैं। द चॉरस लीडर इज कॉल्ड क्रॉपियस हु स्पीक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब ऐसे लोग होते हैं, उनको क्रॉप्स कहते हैं, क्रॉफियस कहते हैं, जो कि रेस्ट द ग्रुप में जो ग्रुप आप समझते हैं, रेस्ट मीन्स आराम होता है, तो आराम करने के लिए बोलते हैं, जो बोलते हैं वही क्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि लीडर कॉल्ड, चॉरस लीडर कॉल्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ग्रीक चॉरस इन ड्रामा। यानी कि जो ग्रीक चॉरस है उसका ड्रामा में पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उसका रखने का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा बता दूँ मैं, जो 4th सेमेस्टर का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट का अपडेट है वो जल्दी मिल जाएगा आपके लिए। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप लोग पूछ रहे थे, तो बने रहिए चैनल पर, वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एमजेपी रूल के अलावा भी जो भी अन्य यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी इंग्लिश का वीडियो इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट अगर हैं तो प्लीज़ आप लोग फिलहाल में तब भी अपनी कमेंट में यूनिवर्सिटी से जरूर कीजिएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। आइए इसका आंसर समझ लेते हैं। द पर्पज ऑफ द ग्रीक चॉरस वाज द प्रोवाइड बैकग्राउंड एंड द समरी इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस
इनकी जो पर्पज़ ऑफ ग्रीक चोरस है उसका उद्देश्य ये है, वाज टू था, क्या उद्देश्य था, प्रोवाइड बैकग्राउंड मतलब एंड समरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल्स। इनकी जो आइडियल्स कहते हैं जो हम लोगों को सुनते हैं उनके लिए बैकग्राउंड और उनकी जो शॉर्ट में समरी होती है, समरी हिंदी में बोलें तो सारांश कहलाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना देना जो है वो ग्रीक चोरस का मेन पर्पज़ था। इनकी टू द आइडियल्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग टू ऑन द परफॉर्मेंस, और वो आइडियल्स के लिए हेल्प करता है देम अंडरस्टैंड उनको समझने में, व्हाट वाज गोइंग ऑन परफॉर्मेंस कि जो परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस करने वो जा रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। 31 में है और पार्ट सेकंड आपका अपलोड हो चुका है, उस फर्स्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड आज हो रहा है। तो दोनों पार्ट के लिए आप जो से कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम यूनिट नंबर 3 लेके आएंगे जो आपका छूट चुका है, डोंट वरी। हु इज़ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ मेडिएशन बिटवीन ऑडियंस एंड द एक्टर्स, जो एक्टर्स होते हैं जिन्हें हम हीरो कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, एक्टर मतलब जो एक्टिंग करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑडियंस, जो उनको देखते हैं सुनते हैं हम लोग, जैसे टेलीविज़न देखते हैं या आजकल मोबाइल फ़ोन के द्वारा मूवी देखते हैं तो हम लोग ऑडियंस कहलाते हैं, व्यूअर्स कहलाते हैं, और जो उस पर जो हम जिसको हम देख रहे हैं वो एक्टर कहलाता है, ठीक है। तो उसकी डिफरेंस पूछेंगे, इसके बारे में समझ लेंगे, मेडिटेशन बिटवीन ऑडियंस एंड कैरेक्टर्स एक्टर्स। चोरस इज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ मेडिटेशन बिटवीन ऑडियंस एंड द एक्टर्स। जो चोरस जो है वही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड है, जो ऑडियंस और जो एक्टर्स हैं उनके बीच में जो मेडिटेशन, इनकी जो समीकरण है, इनकी जो समानताएं हैं, जो सामंजस्य है वो बनाए हुए रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 में व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ चोरस इन ड्रामा, जो ड्रामा हम लिखते हैं उनमें जो चोरस के मेन फंक्शन क्या होते हैं, मुख्य बिंदु क्या होते हैं, वो आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसका आंसर है द रोल ऑफ चोरस इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, समरी, इंफॉर्मेशन, कमेंट्री ऑन द ड्रामा ऑफ द प्ले फॉर द ऑडियंस। इन जो चोरस होता है वो हमें कंटेंट प्राप्त कराता है, प्रसंग प्रोवाइड कराता है, समरी इन्फॉर्मेशन संक्षेप में सूचना प्राप्त कराता है, शॉर्ट में कमेंट्री प्रोवाइड कराता है ऑन द ड्रामा, जो ड्रामा के ऊपर कमेंट्री होती है जिसके बारे में हम बताते हैं। आप लोग मैच देखते होंगे तो जो प्लेयर्स है तो अपना काम कर रहे हैं, बॉलर और बैट्समैन, लेकिन उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है, कमेंटर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर रहता है, इसका रोल होता है ऑन द ड्रामा ऑफ द प्ले फॉर द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 33 व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का क्या महत्व होता है। तो व्हेन यूज्ड ए प्लॉट डिवाइस सपोर्ट्स रीडर्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीवियसली राइजिंग एक्शन टू द पॉइंट इन द प्लॉट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रीच इट्स पीक। देखिए जो क्लाइमैक्स होता है उसका मेन साइन समझ लीजिए कि जो हम रीडर्स को सपोर्ट करते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग इन उनको समझने के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीवियसली राइजिंग एक्शन, इसमें जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो प्रीवियसली राइजिंग एक्शन का होता है, जो शुरुआती एक्शंस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। टू द पॉइंट इन द प्लॉट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रीच इट्स पीक, और उस प्लॉट में जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं युद्ध के लिए, जो कि आज जो वर्तमान समय में जो है इजराइल और सीरिया के बीच में, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में चल रहा है। यदि आप लोग इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैप के माध्यम से समझना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें अपनी स्टडी के साथ साथ में जो हमारे वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैप के द्वारा आपको हम वर्ल्ड मैप के द्वारा समझाएँ, आप समझना चाहते हैं कि इजराइल और उसका कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो कमेंट कराइएगा, बताइएगा, तो उसमें भी आपको हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे जिससे आप वर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट इनकी जो द्वंद्वता होती है, प्रतिद्वंद्वता होती है, युद्ध होता है जो पीक पर इनकी चरम पर पहुँच जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्लाइमैक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो 34 क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज़ डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है। तो डोमिनेंट इज़ ए very end story Plotinus where all the different Plato's plots are finally tied up to all remaining questions answered। मतलब ये सभी जो डोमिनेंट का रोल ये होता है कि वो सारे जो फाइनली जो मतलब टाइड होता है, इन एक चीज़ को बांधना होता है अप टू ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें, तो क्वेश्चन साथ में आंसर भी कंक्लूड रहता है। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो दोस्तों से कीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 में, जिसमें भी हम पढ़ेंगे आपका लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, जो कि यूनिट नंबर 3 होगा। 4 कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।